A very good morning, student. So, again we continue with chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous class, I give some basic introduction of mitochondria. In today's class, we briefly study about mitochondria. Okay, so let's start today's class. So, कल हमने क्या देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. कितना परसेंट एनर्जी का? 90% एनर्जी का. और ये जो 90% एनर्जी है किस फॉर्म में रहता है? एटीपी के फॉर्म में, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में. ठीक है ना. तो ये कौन कर रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ओके. देन सेकेंड चीज़ मैंने क्या बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन. ओके, ये वर्ड आप याद रखेंगे. ठीक है ना. जब भी हम सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे. और जब हम बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे. ओके, ये हो गया दूसरा चीज़. उसके बाद मैंने क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, कि पर्टिकुलर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है कितने कितने रहेंगे. तो ये किस बेसिस पे होते हैं? ये होता है जो सेल है उसकी कितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है. ठीक है ना. जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा उस सेल में उतनी ज़्यादा क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे. तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में किस बेसिस पे रहता है? वो जो सेल जितना ज़्यादा वर्क करते हैं, लाइक लीवर सेल और मसल सेल्स के बारे में मैंने बताया था कि इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना. तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं 200-300 समथिंग होते हैं. और जैसे आरबीसी का मैंने बताया था, आरबीसी में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं हैं. आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है. ठीक है ना. तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल थे. उसके बाद फिर हमने और क्या देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे थे. हाँ, मैंने एक और चीज़ आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें माइटो मतलब क्या होता है? थ्रेड होता है. और कॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रिया यानी होता है ग्रैन्यूल. तो ये भी आप याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थ्रेड और ग्रैन्यूल जैसा होता है. उसके बाद और क्या देखा था हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सॉसेज शेप का होता है. और उसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप का होता है. ठीक है. तो चलिए बुक से एक बार रीड करते हैं हम. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है. ओके. उसके बाद माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग के थ्रू देखा जाता है. ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. देखो आपको नोट्स में क्या क्या ऐड करना है, ये जैसे स्टेनिंग वगैरह बताइए, ये सब आपको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक बार पढ़ लिए काफ़ी है आपके लिए. ठीक है ना. हाँ, लेकिन जैसे सिंगुलर में क्या बोल रहे हैं, प्लूरल में क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि उस सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना है. तो उस बेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया भी उतने ही ज़्यादा होते हैं. ओके. उसके अलावा एक और चीज़ था कि सेल का नंबर जो है वो सेल के शेप और साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि सेल का शेप और साइज़ कितना बड़ा है या छोटा है. उस बेसिस पे भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज़ देखा था. तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? सॉसेज शेप का होता है. उसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप का होता है. ठीक है ना. और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका डायमीटर कितना होता है? 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर. तो अब इसका एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 माइक्रोमीटर, है ना. देन लेंथ इसका कितना होता है? इसका लेंथ होता है 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर. तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा शेप और साइज. तो देखो जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया के नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन बता दोगे. इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताओगे? जैसे कि मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 वर्ड से मिलकर बना है. दैट मीन्स माइटो मीन्स व्हाट? थ्रेड. एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल. ओके. तो ये आप लिख दोगे इंट्रोडक्शन में. फिर सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है. प्लूरल में क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है. ये चीज़ें ऐड करोगे. उसके बाद फिर और क्या लिख सकते हो? ठीक है. तो ये हो गया आपके इंट्रोडक्शन पोर्शन में, है ना. अब सेकंड आप क्या लिखोगे? उसके शेप और साइज़ के बारे में लिखोगे. तो शेप और साइज़ के बारे में आप क्या लिखोगे? जैसा कि बुक में लिखा है कि शेप आप कैसे लिखोगे? शेप डाल दोगे हेडिंग. शेप कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? शेप होता है सॉसेज शेप का होता है. उसके अलावा कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है. ठीक है ना. और उसके बाद सेकेंड आप हेडिंग डाल दोगे साइज़.
तो साइज़ बता दो कि डायमीटर के अकॉर्डिंग साइज़ कितना होता है, 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर होता है, और एवरेज उसी का ले लें तो 0.5 हो जाएगा, है ना। और लेंथ जो है वो कितना होता है, 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर। तो ये उसका शेप साइज़ हो गया। देन थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, जैसे कि हमने कल देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 2 मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। ओके, वो 2 मेम्ब्रेन्स कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन जो आउटसाइड में रहेगा, एंड सेकंड वन इज इनर मेम्ब्रेन जो इनसाइड वाला मेम्ब्रेन है। ओके, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लाइक जैसे देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, तो ये जो बीच का स्पेस है वो आपका क्या कहलाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसे होता है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये जो ग्रीन कलर का है फ्लूइड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देन ये जो इनफोल्डिंग्स हुई है आउट इनर मेम्ब्रेन की उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टा। क्रिस्टा कब कहेंगे, जब हम सिंगुलर बात करेंगे, जब हम एक ही चीज़ की बात करेंगे तो हम क्रिस्टा कहेंगे, और जब हम प्लूरल के वेज में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना, आप बना भी सकते हो। आप चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक बार बुक में रीड कर लेते हैं क्या बता रहा है। वही बता रहा है कि 2 मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, ल्यूमेन को डिवाइड करता है डिस्टिंक्टली, ठीक है ना। ल्यूमेन को डिवाइड किया तो 2 कंपार्टमेंट बन जाएंगे, मतलब आप कह सकते हो 2 रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो वो 2 रूम वाले स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, एक होगा आउटर कंपार्टमेंट और एक होगा इनर कंपार्टमेंट, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन से बनी है, 2 लेयर से बनी हुई है, ठीक है ना। देन the inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix। जैसे कि अभी हमने देखा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा था, ग्रीन कलर का फ्लूइड हमको दिख रहा था, दैट इज व्हाट, दैट इज होमोजीनियस सब्सटेंस। और वो जो होमोजीनियस सब्सटेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, देन द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। देन जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, एक बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, एक लिमिटिंग बाउंड्री। अरे तो ये तो पता ही है भाई कि जो सबसे ज़्यादा आउटर साइड में होगा वो एक लिमिट बना रहा है ना किसी भी चीज़ की, ठीक है। और वो एक तरह से बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। जैसे हम लोगों का घर ही ले लीजिए, तो हम लोग के घर में एक मेन गेट होता है ना। और वो मेन गेट जो है पूरे घर को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है, घेर के रखता है, ऐसे कह सकते हैं, सराउंड करके रखता है, ठीक है, कि भाई ये हमारे घर का बाउंड्री है। हाँ, अगर कोई भी वर्क होगा, कुछ भी होगा बाहर से, तो वो ये हमारे गेट के अंदर तक कुछ नहीं होगा, गेट के बाहर जो होगा होगा। तो एक तरह से वो एक लिमिटेशन बनाया हुआ है, एक बाउंड्री बनाया हुआ है कि भाई किसी को भी नहीं आना है, या फिर कोई जो है मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है तो इस गेट के बाहर जो होना है होगा, अंदर कुछ नहीं होगा। इस तरह से एक तरह से बाउंड्री बनी हुई है कि नहीं, लिमिट बना हुआ है कि नहीं। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, एक लिमिटिंग बाउंड्री बना रहा है उस ऑर्गेनेल की। किस ऑर्गेनेल की, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि हम कौन सा ऑर्गेनेल पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। ओके, देन द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे, और सिंगुलर में क्रिस्टा। तो देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है दिखा ना हमको कि किस तरह से फोल्डिंग फॉर्म किया है, ठीक है। और वो जो इनफोल्डिंग्स है, देखो इनफोल्डिंग क्यों कह रहा है, बस फोल्डिंग क्यों नहीं कहा, इनफोल्डिंग क्यों कहा, क्योंकि वो जो फोल्डिंग्स है वो अंदर की साइड है, लाइक इस तरह से। ये जो फोल्डिंग है ये मतलब इनसाइड में है कि नहीं, ये आपको ये जो पोर्शन है ये हमको कैसा दिख रहा है, अंदर की तरफ दिख रहा है, दैट्स वाई इनफोल्डिंग्स कहते हैं, है ना। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या फॉर्म कर रहा है, इनफोल्डिंग्स फॉर्म कर रहा है। और ये जो इनफोल्डिंग्स है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। और जब हम सिंगुलर इनफोल्डिंग, जैसे ये रुकिए मैं कलर चेंज करती हूँ, जैसे बस मैं ये एक इनफोल्डिंग की बात करूँगी तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टा कहेंगे। और जब हम इतने इनफोल्डिंग्स की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप, मैट्रिक्स दिख रहा है ना आपको, मैट्रिक्स ग्रीन कलर का है जो कि किसमें बन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के जो इनफोल्डिंग्स है उसमें जो होमोजेनियस सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद क्रिस्टा जो है वो क्या है, आप देख रहे हो ये जो इनर मेम्ब्रेन है कैसे इनफोल्ड है अंदर की तरफ, तो ये जो इनफोल्डिंग्स है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा। ओके, और ये जो क्रिस्टा है
ये भी सिंगुलर, मतलब सिर्फ देखो ये सिर्फ एक क्रिस्टा को दिखा रहा है, दैट्स वाई क्रिस्टा कहा है ना। जब ये पूरा ऐसे करके कवर करके दिखाता तो क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखना। और देखो एक और बताती हूँ डायग्राम में, जैसे देखो ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है। हमने आउटर कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट पढ़ा था। तो देखो आउटर मेम्ब्रेन का जो अंदर का जो रूम लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहेंगे, आउटर कंपार्टमेंट। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो रूम लाइक स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनर कंपार्टमेंट। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे या टेंशन में नहीं आएंगे क्या कंपार्टमेंट कह रहा है। ओके, देन फिर और क्या देखना है हमको, द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि जो क्रिस्टी है ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब आप सोच रहे हो कि सरफेस एरिया कहाँ से इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए जैसे कि हमने, आप क्लास 11th वाले हो है ना, क्लास 10th में हमने चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था। तो जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं उसका एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बने थे, इस तरह से विलाई प्रेजेंट थे। ये विलाई क्या कर रहे थे, ये विलाई जो है सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे कि नहीं, बढ़ा रहे थे ना। तो ये भी एक तरह से क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनफोल्डिंग ही तो दिख रहा है हमको, फोल्ड फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो विलाई भी क्या कर रहे थे, सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे। तो तब जब मैंने आपको 10th में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि सरफेस एरिया कैसे बढ़ा। देखिए जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, ओके, और ये कैसा सरफेस है, ये इनफोल्डिंग वाला सरफेस है। अब इसमें जो स्पेस है, सरफेस एरिया है, वो कैसे बढ़ा है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये जो प्लेन सरफेस है इसमें अगर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ एब्जॉर्ब होगी, यहाँ होगी, इस तरह से ये एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, इस तरह से ये क्या होता रहेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। अब अगर इनफोल्डेड फॉर्म में सरफेस एरिया है तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा। तो रुकिए इसको मैं थोड़ा और इनलार्ज करके बनाती हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। ठीक है, ये इनफोल्डिंग फॉर्म है। अब देखिए इसमें किस तरह से जो सरफेस एरिया है बड़ा है, मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे भी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे भी करेगा, ऐसे भी करेगा। इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है कब, जब कोई भी चीज़ इनफोल्डिंग फॉर्म में है, फोल्डेड फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है या कोई भी चीज़ का काम कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का, एक वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है तो एक फूड का करता है। दैट्स वाई उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। वैसे ही ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन भी कैसे, इनफोल्डेड फॉर्म में है, दिखा है ना स्ट्रक्चर में, ये आपको दिख रहा है ना, ये कैसे इनफोल्डेड फॉर्म में है। तो जितना ज़्यादा फोल्डिंग रहेगी एब्जॉर्प्शन का रेट उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। और जो एनर्जी बनाएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा एटीपी के फॉर्म में। तभी तो ये कितना % एनर्जी बनाता है, 90% एनर्जी बनाता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं फिर क्या बता रहा है इसमें। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ना। देन the two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। तो देखो ये जो दोनों मेम्ब्रेन है दैट इज व्हाट, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है इनके एक पर्टिकुलर, मतलब इनके अपने अपने क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन है चाहे आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के अलग अलग अपने अपने एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है इसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं उनको। ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने कल ही बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करवा रहा है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एनर्जी बनाता है। वो ये एनर्जी बना रहा है, दैट मीन्स एनर्जी कब फॉर्म होती है, एनर्जी कब बनती है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ओके, तो जब भी एनर्जी बन रही है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं।
ओके जब भी एनर्जी जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बन रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये किसमें, ये फर्मेंटेशन वगैरह होता है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन, लाइक ईस्ट वगैरह जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें देखने के लिए मिलता है ना। वो आप जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छे से, वैसे ये हाँ आप लोगों के ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में है। ओके सो अभी जो हमको देखना है वो देख लीजिए, क्या बता रहे हैं इधर पे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या है, साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन का ये साइट है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी है वो किसके प्रेजेंस में बना रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बना रहे हैं। और जब भी एनर्जी फॉर्म होती है तो उसको वो रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान ही तो क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होता है ना। एनर्जी फॉर्म हो रहा है मीन्स क्या फॉर्म हो रहा है, एटीपी बन रहा है। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपने बहुत बार एडीपी भी देखा होगा। अब आप सोच रहे हो कि एडीपी कहाँ से आ गया, तो एडीपी क्या है, जब ये एटीपी के मॉलिक्यूल टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो एडीपी प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो एडीपी क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई यानी 2, और ट्राइफॉस्फेट कह रहे हैं मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप एडिनोसाइन के साथ जुड़े होंगे। ओके देन क्या बता रहा है, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हिंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में, सेलुलर एनर्जी कह रहा है, दैट मीन्स व्हाट, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सेल में एनर्जी बना रहा है। ठीक है, और सेल में जो एनर्जी बना रहा है वो किस फॉर्म में बना रहा है, तो सेल में वो एनर्जी बना रहा है एटीपी के फॉर्म में, है ना। दैट्स वाई हम उसको क्या कह रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके देन द मैट्रिक्स ऑल्सो possesses single cellular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosome and the components required for the synthesis of protein। तो देखिए अब क्या बता रहा है कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो कि अभी हम स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर का देखिए, होमोजीनियस सब्सटेंस, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स में। ओके तो ये जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो चीज़ें क्या है, वो जो मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट होता है डीएनए का मॉलिक्यूल। ओके तो डीएनए तो हमने अभी तक ये सुना था कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो देखो एक और चीज़ जानने के लिए मिला ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके देन कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी तो जेनेटिक मटेरियल है, भले ही ह्यूमन का नहीं लेकिन कुछ वायरसेस वगैरह का तो है ना। तो देखो डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। देन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए आपको ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सब चीज़ें किसमें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना सारा काम खुद से कर लेता होगा, वो एक तरह से ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ऑटोनॉमस मतलब आप सोच रहे हो कि अभी ऑटोनॉमस वर्ड कहाँ से आ गया, तो देखिए ऑटोनॉमस यानी क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर अपने कोई भी काम के लिए डिपेंड नहीं है, वो अपना काम खुद से कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास तो सब चीज़ें प्रेजेंट है पहले से, उसके पास उसका डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, तो उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत क्या है ना। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। लिख भी देती हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा। क्यों ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कह रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना फंक्शन खुद ही सारा परफॉर्म कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। लाइक उसके पास क्या है, डीएनए है, आरएनए है और राइबोसोम है। ओके देन क्या बता रहे हैं, देखो जो राइबोसोम उसमें प्रेजेंट है उसका सब यूनिट कितना है, 70 सब यूनिट है। मैंने सब यूनिट पढ़ाया था ना आपको जब हम राइबोसोम पढ़े थे प्रोकैरियोटिक सेल में, तो कैसे 20s + 50s हो रहते हैं, इस तरह से हम देखे थे सब यूनिट्स रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो कितने सब यूनिट का होता है, वो 70s का होता है। देन द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये सब चीज़ें क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। द माइटोकॉन्ड्रिया, देन द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे डिवाइड होती है, वो फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू डिवीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फ्यूजन यानी आपको पता है ना, जैसे कि हमने बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था, मल्टीपल फ्यूजन पढ़ा था, तो खैर इसमें बाइनरी फ्यूजन जैसा प्रोसेस होता होगा। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होगा, वो होगा फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। ओके तो ये था आपका एक टॉपिक, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया।
जो कि आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसको देखेंगे, प्लास्टिड्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो आप ये चीज़ का नोट्स अच्छे से बना लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल बिना हेजिटेशन के पूछेंगे। ओके, सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।